हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए MPSC 01 का ही एक अगला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम। इसमें भारतीय विदेश नीति किस आधार पर बनती है उसके बारे में आपको बताया गया है, उसके क्या उपागम होते हैं, उसके ज़रिए हम जानेंगे भारतीय विदेशी नीति जो है किस प्रकार से तैयार की जाती है। और यही टॉपिक्स जो है मैंने इसमें ऐड करे, इसी पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स जो है यहाँ पे ऐड करें। इसके अलावा भी अगर आपका चैप्टर में कुछ रह जाता है तो वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा, तो नोट्स आप हमसे व्हाट्सएप पे DM करके ले सकते हैं। तो पहले आज के इस चैप्टर में हम जो है ये मेन टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी क्या मतलब विदेश नीति के बारे में, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये आपका चैप्टर नेम है विदेश नीति के अध्ययन के उपागम। विदेश नीति हम जब तैयार करते हैं अपने भारत की तो उसके क्या उपागम होते हैं, हम क्या चीज़ें जो है हमारे विदेश नीति पे जो असर डालती है कि हमें इस हिसाब से अपनी नीति बनानी चाहिए। तो यहाँ पे दो उपागम बताए गए हैं विदेश नीति बनाने के, एक राजनीतिक यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। राजनीतिक यथार्थवाद क्या है, इसमें एक है राजनीतिक यथार्थवाद और एक जटिल नव यथार्थ उपागम भी हम इसे कह सकते हैं। राजनीतिक यथार्थवाद क्या कहता है यहाँ पे, राजनीतिक यथार्थवाद शक्ति को अंतर्राज्यीय संबंधों का आधार मानता है क्योंकि एक जो है संघर्षात्मक तरीका माना गया है। राजनीतिक यथार्थवाद जो है वो ये यथार्थवाद के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। यथार्थवाद का मीनिंग होता है रियलिज्म, वास्तविकता में हम जो भी देखते हैं, और कोई भी देश वास्तविकता में क्या करता है, एक देश से प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है और इसीलिए हर देश को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। ये राजनीतिक यथार्थवाद कहता है कि हम हर देश को जो है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने शक्ति समय अनुसार बढ़ाने के लिए उसे अपने हथियारों का और भी जितने संसाधन हैं उन सब का उसे जो है समय के अनुसार उसे बढ़ाते रहना चाहिए उस चीज़ को। तो ये पर एक जो है संघर्षात्मक तरीका माना जाता है कि इससे संघर्ष होता है देशों के बीच। तो यथार्थवाद की थ्योरी यहीं पे जो है समाप्त हो जाती है कि ये जो है एक संघर्ष को कहता है। ये कहता है हमें हर देश से जीतने के लिए, लड़ने के लिए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें जो है अपने हथियारों को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जो भी संसाधन है हमें जो संघर्ष के लिए हमें ज़रूरी हो उस चीज़ को हमें बढ़ाना चाहिए। यथार्थवाद हमेशा जो है शक्ति पे जोर देता है यहाँ पे कि हर देश को अगर ज़्यादा शक्तिशाली बनना है तो उसे दूसरे देश से मुकाबला करना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा, तभी जाके वो एक जो है एक शक्तिशाली राज्य यहाँ पे बन पाएगा। इसलिए राजनीतिक यथार्थवाद कहता है कि हर देश को जो है अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए यहाँ पे, जहाँ प्रत्येक राष्ट्र स्वार्थ परक तरीके से अपने हित की प्राप्ति में लगा रहता है। और यथार्थवाद में क्या होता है, हर देश चाहता है कि मेरी शक्ति बढ़े और मैं दूसरे देश को पराजित कर दूं ताकि मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊं। इसीलिए हर देश जो है अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, अपने हित किस तरह से हम जो है अपने हित को पूरा कर सकते हैं, अपने देश की शक्ति बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। इसलिए स्वार्थपरक तरीक़ा से माना गया है, यहाँ पे सभी लोग अपने हित की प्राप्ति में लगे रहते हैं। यथार्थवाद को कहते हैं कि हर देश जो है यहाँ पे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए स्वार्थ में लगा रहता है। और जो नव यथार्थवाद उपागम है, यथार्थवाद उपागम क्या होता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और नव यथार्थवाद क्या है, नव यथार्थवाद राजनीति की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। ये मतलब कि क्या चीज़ सर्वोच्च है, सबसे पहले क्या चीज़ की जानी है उसके पे ध्यान देता है नव यथार्थवाद। संघर्ष ही नहीं बल्कि पत्री राज्यों के हितों के अभिसरण पर आधारित है। उस उपागम की दो मान्यताएं हैं। ये जो नव यथार्थवाद है ये राज्य के अन्य हितों पर भी जोर देता है। अब इसमें जो है जैसे चेंजेस आता गया टाइम के अनुसार, तो इस प्रकार से अब नव यथार्थवाद कहता है कि हमें सिर्फ शक्ति पर ही नहीं, राज्य के और भी जो हित होते हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे नव यथार्थवाद की जो है मान्यताएं हैं वो है भारत राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, हमें अपने राज्य की सुरक्षा करना ये सबसे पहले रखना चाहिए तथा इसे राष्ट्रीय हित माना जाता है और बाकी सभी तत्व इसके बुनियादी राष्ट्रीय हित के अधीनस्थ आते हैं। यहाँ पे नव यथार्थवाद कहता है कि हमें सबसे पहले सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से दूसरे देश से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और यही हमारा जो है राष्ट्रीय हित है। इसी में हमारा राष्ट्रीय हित है कि हम अपनी सुरक्षा को पहले रखें। हम मतलब कि पहले हम हमला ना करें, अगर कोई और देश पर अगर हम पे हमला कर रहा है तो हम उसके मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। यहाँ पे नव यथार्थवाद कहते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए।
और इसी को अपना राष्ट्रहित मानता है। और फिर उसके बाद जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब राष्ट्रहित के बाद में आते हैं, नीचे आते हैं। यानी कि पहले सुरक्षा को हम पहला मुद्दा रखेंगे, फिर बाकी मुद्दे जो हैं इसके अधीनस्थ होते हैं। तो ये दिन यथार्थवाद और नवयथार्थ का ये कहना था। इसके बाद आपका है अंतर्निर्धनता तथा जटिल अंतर्निर्भरता पर विचार। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको ये टॉपिक शॉर्ट में बताया है और इस पे मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी आपके जो क्वेश्चन बनेगा इस पे उसके लिए आपको जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे किस तरह से आपको लिखना है। पर अगर आपका ये क्लियर है तो उसके बारे में भी अगर आप लिख देते हैं इसको ब्रीफ में तो आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया। दूसरा टॉपिक जो आपका आता है क्वेश्चन अंतर्निर्भरता तथा जटिल अंतर्निर्भरता पर विचार। अब अंतर्निर्भरता यहाँ पे क्या है, यानी कि जो एक देश दूसरे देश पे निर्भर होता जा रहा है विदेश नीति में या फिर अपने देश का विकास करने के लिए, उसको हम कहते हैं अंतर्निर्भरता या फिर जटिल अंतर्निर्भर। किस तरह से एक देश जो है दूसरे देश पर निर्भर होता जा रहा है। तो शीत युद्ध के पश्चात हो रहे आर्थिक एकीकरण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्निर्भर हो गए। ये अंतर्निर्भरता की जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले शीत युद्ध के बाद ज़्यादा फिर वो हुआ। यानी कि शीत युद्ध के टाइम पे हर देश जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हर देश जो है यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेल चुका था। उसके बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सब देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी धीमी पड़ गई थी, काफ़ी चीज़ें जो है नुकसान हो चुका था यहाँ पे। तो इसीलिए अब हर देश क्या कर रहा था, जो विकसित देश है जो उससे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है उसके साथ अपने संबंध बना रहा था ताकि हम जो है अपना विकास कर सकें, उससे अपनी सारी मदद ले सकें। इसके लिए हर देश क्या कर रहा था, दूसरे देश से संबंध बनाने में लगा हुआ था और जिस देश से वो संबंध लेता था वो देश क्या करता था, उसको अपने अधीनस्थ कर लेता था या फिर उस पर अपना कब्जा कर लेता था। उसकी जो भी नीतियाँ होती थी विकसित देश की वो अपने जो भी पिछलग्गू देश होते थे, यानी कि जो भी देश उससे मदद ले रहे हैं उन पे भी अपनी नीतियाँ चलाता था। तो इस तरह हर देश जो है दूसरे देश का यहाँ पे शोषण कर रहा था या फिर हम कह सकते हैं कि वो देश जो है अपनी नीतियाँ उस पर चला रहा था और उस देश को, जो देश उससे मदद ले रहा है उस देश को ये सब करना भी पड़ता था क्योंकि वो उससे मदद ले रहा था। तो इसीलिए हर देश जो है यहाँ पे निर्भर हो गया था एक दूसरे देश पे। जो कम शक्तिशाली देश है, जिसके पास कम संसाधन है, वो ज़्यादा शक्तिशाली देश पर यहाँ पे निर्भर होता जा रहा था। तो शीत युद्ध के बाद से ये जो है स्टार्ट हुआ था। विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ता हुआ अंतर, गरीबी की विशाल जनसंख्या के बीच अंतर, मतलब ये सब कारण थे। विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बढ़ने के कारण और गरीबी बढ़ने के कारण ये सब चीज़ें जो है हो रही थी तथा सीमा पर विस्थापन और विश्वव्यापी पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं पर यथार्थवाद द्वारा विचार नहीं किया गया और इन समस्याओं के कारण यथार्थवादी दृष्टिकोण का यहाँ पे पतन हो गया। यथार्थवाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो अंतर्निर्भरता है इसके कारण भी यथार्थवाद का जो है पतन हो गया था। कैसे कि जो अंतर्निर्भर यानी कि सब लोग एक दूसरे देश पे निर्भर हो रहे थे और यथार्थवाद क्या कहता है, हमें हर देश से मदद लेने की बजाय अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। तो अगर हम किसी दूसरे देश से सहायता ही नहीं लेंगे तो हम अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे यथार्थवाद का विचार जो है शीत युद्ध के बाद जो है फेल हो गया था यहाँ पे, कि हमें हर देश को अब अपना विकास करना था तो उसके लिए उसको संबंध अच्छे बनाने चाहिए, ना कि उसको अपनी शक्ति बढ़ा के उस दूसरे देश को पराजित करना चाहिए। यहाँ पे यथार्थवाद का दृष्टिकोण का पतन हो जाता है। भारत के यथार्थवादियों ने चीन को एक संभावित बड़ी शक्ति या भविष्य की महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया और इसके बाद चीन जो है यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली देश बन गया था और इसीलिए भारत को कहा जा रहा था कि वो चीन के साथ अपने संबंध सुधारे। सलाह दी गई कि भारत को चीन के साथ आर्थिक गठबंधन करके लाभ उठाना चाहिए, आदान प्रदान की प्रक्रिया से सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। और यहाँ पे भारत जो है वो किस तरह से अब अपना विकास कर सकता है। भारत का भी जो गुटनिरपेक्षता था वो भी यहाँ पे टूट चुका था, जब सोवियत संघ का भी जो है टूट चुका था। उसके बाद गुटनिरपेक्षता भी जो है इतना लोकप्रिय नहीं रहा। अमेरिका ही जो था सबसे फेमस था उस टाइम पे, तो यहाँ पे भारत भी पीछे हो गया। तो भारत को कहा जा रहा था कि वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाए, जैसे कि यहाँ पे यथार्थवादियों ने कहा कि अब वो चीन के साथ अपने संबंध सुधारे और मतलब किस तरह से वो जो है उस पर गठबंधन कर सकता है या अपने जो भी विवाद है उनको सुलझा सकता है, वो चीज़ें यहाँ पे भारत को करनी चाहिए। तो यहाँ से जो है भारत
को एक निर्भरता का यहाँ पे कहा जा सकता है, या फिर यथार्थवाद का यहाँ पे अंत होता है। तो इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपसे अगर पूछा जाता है अंतर्निर्भरता क्या है या जटिल अंतर्निर्भरता, जब कोई भी देश अपना विकास करने के लिए दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है तो वो उस पर निर्भर हो जाता है, उसी की नीतियाँ अपनाता है, वो देश जो भी उससे करवाना चाहता है वो उसे करना पड़ता है, और बदले में कभी भी अगर वो उससे मदद मांगे तो उसे देनी पड़ती है। तो इसी को कहते हैं हम अंतर्निर्भरता का सिद्धांत। और यथार्थवाद यहाँ पे फेल हो गया था। यथार्थवाद कहता था कि हमें हर देश को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और दूसरे देश से जो है मुकाबला करना चाहिए, पर यहाँ पे जो है यहाँ पे निर्भरता का या फिर संबंध बनाने पे यहाँ पे जोर दिया गया था कि संबंध बना के ही हम अपना विकास कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसको और भी ब्रीफ में अगर आपको चाहिए इसकी नोटिंग, तो उसके लिए आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।